नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग हमेशा बोलते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको साइंस का जो प्रश्न है वो करवाने की कोशिश करता हूँ। एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो मैं करके आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन होती है, ये पढ़ नहीं पाते हैं एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना चाहिए, और बहुत सारे लोग हिंदी में ये ढूंढ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे एनसीईआरटी का बुक मिलेगा। हालांकि आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आज जो पीरियडिक टेबल है उससे कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि आपके एएलपी हो या जितने भी आपके जो साइंस का वेटेज देता है जो भी एग्ज़ाम, उसमें ये सब पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली जो लिखा रहता है लाइन एनसीईआरटी में उससे मैं पिक करके बनाया हूँ, क्वेश्चन को फ्रेम किया हूँ। आप सोचते हैं कि जो आपका ये लूसेंट वगैरह है या स्पीडी है उसके साइंस पूछे जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है उससे कि साइंस उस तरह के साइंस पूछे जाए। अब नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये सब पूछे नहीं जाते, इसी तरह के क्वेश्चन आपको फ्रेम मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का फ्रेम किया गया क्वेश्चन है और एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी से पिक किया गया है। अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह या आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहा जाता है? सेंटेंस वहाँ पे लिखा गया था कि जो आवर्त सारणी के जो थर्ड ग्रुप है उसको प्रारूपी तत्व कहा जाता है या टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। इंग्लिश भी मैं लिख देता हूँ, जहाँ पे आपको लगे कि इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगी वहाँ पे मैं इंग्लिश भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्रारूपी तत्व यानी कि टिपिकल एलिमेंट कौन से आवर्त के जो एलिमेंट है उसको कहा जाता है। तो आवर्त जो आपका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका तीसरा आवर्त, यानी कि देखिए कितने आवर्त हैं ये आपको पता है। आवर्त इधर से लेफ्ट से राइट जाता है और आपके ये ग्रुप है वो ऊपर से नीचे जाता है। तो जो तीसरे आवर्त के एलिमेंट हैं, ठीक है, तीसरे आवर्त के जो एलिमेंट हैं उसको टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। कई बार आपको दूसरा और तीसरा जो दोनों आवर्त है, यानी कि आवर्त को हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरा और तीसरा पीरियड के जो एलिमेंट है उन दोनों को ये आपका टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। कहीं ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों टिक करना है, लेकिन अगर एक ही सिर्फ तीसरा आवर्त दिया रहे तो तीसरा ही मानिएगा। अच्छा, इसको टिपिकल एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए तीसरे आवर्त में सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो ये क्या है कि ये एलिमेंट अपने ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उसकी प्रॉपर्टी को ये शो करता है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी इसके ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट की होगी। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी एलिमेंट को, यानी कि तीसरे आवर्त के यानी कि तीसरे पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनको क्या बोला जाता है? टिपिकल एलिमेंट। लेकिन अगर दूसरे पीरियड भी दिया रहे, दूसरे और तीसरे भी दिया रहे कई बार ऑप्शन में, तो उसको भी आपको टिक करना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर ड्रिल किया गया था? ये एक उसमें बॉक्स में दिया हुआ था। ये इस तरह के एनसीईआरटी में बॉक्स बना के कुछ फैक्ट दिए रहते हैं ना, तो इसमें ये दिया था। ये आप कह सकते हैं हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको लिख लिया। देखिए यहाँ पे कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका में एक क्षेत्र है, वहाँ पे पहला तेल कुआं ड्रिल किया गया था, यानी कि खोदा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पेंसिल्वेनिया। याद कैसे करेंगे? देखिए पेन क्या होता है? पेन नुकीला होता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे नुकीले चीज़ से ही ड्रिल किया जाएगा बेल को, यानी कि कुएं को। तो इस तरह से याद रखेंगे। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में। अगला देख लेते हैं। हाइड्रोजन के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि हाइड्रोजन से रिलेटेड जो आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सही है? देखिए इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ये सही है, और नामकरण लेवोजियर ने किया था। ठीक है, नामकरण किसने किया था? लेवोजियर ने, लेकिन खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। तो ये आपके जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? इसे कुख्यात तत्व। अब देखिए आपको कुख्यात का इंग्लिश
पता होना चाहिए। ठीक है, नोटोरियस एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, नोटोरियस कुख्यात या आप कह सकते हैं कि नोटी। ठीक है, नोटी एलिमेंट इसलिए कहा जाता है, या नोटोरियस, नोटोरियस मतलब नोटी ही होता है साइनोनिम अगर बात करें तो, या कुख्यात। तो नोटोरियस जो एलिमेंट है वो क्यों कहा जाता है हाइड्रोजन को? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो यानी कि ये क्या करता है कि दोनों काम कर रहा है और बहुत सारे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन करके जो है कंपाउंड बनाते हैं। आप देखेंगे कि कार्बन के साथ ही कंबाइन करके आप देख सकते हैं कि कितना एलिमेंट ये कंपाउंड बनाता है। आप देखिएगा कि एक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है पूरा एक आप कह सकते हैं सिलेबस का निर्माण कर देता है हाइड्रोजन और कार्बन मिलके। तो समझ सकते हैं कितना कंपाउंड का निर्माण करता है ये हाइड्रोजन। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? नोटोरियस एलिमेंट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन करके एक प्रकार का कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपके और भी जो मेटल है उसके साथ भी ये जैसे कार्बाइड बना देता है। ठीक है, बहुत सारे जो मेटल है उसके साथ ये रिएक्ट करके कार्बाइड बना देता है। तो लगभग बहुत सारे जो एलिमेंट है उसके साथ ये कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से इसे नोटोरियस या नटखट आप कह सकते हैं कि एलिमेंट कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। ठीक है, यह अंतरिक्ष में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑब्वियस है जितने भी आपके स्टार बनते हैं किससे बनते हैं? हाइड्रोजन से बनते हैं। तो स्टार कितना बड़ा बड़ा होता है? हमारा एक सूरज ही है इतना बड़ा, और ऐसे ऐसे मिलियनों, कितना मिलियन होगा, मिलियन बिलियन कितना स्टार होगा। तो यानी कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन, क्योंकि स्टार में हाइड्रोजन ही होते हैं और आप जानते ही हैं कि स्टार कितने होंगे अंतरिक्ष में। ठीक है, तो इस वजह से आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला तत्व कौन सा है? यानी कि आप बचपन में भी याद किए होंगे सबसे भारी जो तत्व है वो कौन सा है? ओस्मियम है। तो यानी कि घनत्व होगा ज़्यादा तभी तो वो भारी होगा। तो इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओस्मियम इसका आंसर सही होगा। ठीक है, और अगर बात करें, ये तो घनत्व वाला तत्व की बात किया, या आप कह सकते हैं कि मेटल की बात किया। तत्व तो दोनों आ जाएंगे। मेटल की अगर सबसे ज़्यादा घनत्व वाला मेटल की बात करें तो ओस्मियम, और नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात करें तो बोरोन। बोरोन जो है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा गैसियस फॉर्म से, और ज़्यादातर अधातु गैसियस फॉर्म में रहते हैं। तो अगर कोई अधातु लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो ऑब्वियस है कि उसका जो घनत्व है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि अधातु की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला अधातु यानी कि नॉन मेटल तो कौन है? बोरोन है। अगर सिर्फ एलिमेंट की बात की जाए तो ओस्मियम है, और मेटल की भी बात की जाए तब भी ओस्मियम, क्योंकि मेटल में तो धातु, अधातु, उपधातु सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करके चीज़ें अलग अलग करके याद करनी है। निम्न तत्वों में से कौन उभयधर्मी है? अब बात कर लेते हैं उभयधर्मी मतलब क्या होता है। उभयधर्मी अगर इंग्लिश बोले तो एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब कि ये इसके जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक भी होंगे और कभी कभी एसिडिक भी होंगे। यानी कि उभयधर्मी नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका दो धर्म है, यानी कि ये एसिडिक भी धर्म रखता है और बेसिक भी धर्म रखता है। इस तरह से याद रखेंगे। तो कौन कौन से आपके एलिमेंट हैं? देखिए, बेरिलियम है, जिंक है, टीन है, लेड है, एंटीमनी है और एल्युमिनियम है। आपको याद रखना है। इसी तरह से आपके ऑप्शन मिलेंगे कि कौन सा जो उभयधर्मी तत्व है यानी कि एम्फोटेरिक एलिमेंट है। देखिए याद कैसे करेंगे? देखिए एल्युमिनियम को उठाते हैं। एल्युमिनियम को उभयधर्मी मतलब दोनों तरफ से, तो एल्युमिनियम का एक बर्तन होगा उसको दोनों तरफ से बजा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे कि बर्तन को बजाने का। एंटीमनी, जो मनी है वो दो तरीके से कमाए जाते हैं। ठीक है, एक ब्लैक मनी और एक वाइट मनी, तो इसको भी इस तरह से याद रखेंगे कि ये भी उभयधर्मी है। अब टीन है, टीन का भी बर्तन होता है उसको दोनों तरफ से बजा सकते हैं, तो ये भी याद रहेगा। जिंक का भी बर्तन होता है, छोटे मोटे बर्तन होते हैं जो कि पूजा पाठ में यूज होते हैं, उसको भी दोनों तरफ से बजा सकते हैं। और यहाँ पे बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम को याद रखेंगे और लेड को याद रखेंगे। इस तरह से आपके ये सभी जितने हैं वो एम्फोटेरिक आप कह सकते हैं ऑक्साइड है या एलिमेंट है। ये ऑक्साइड ही होते हैं जो कि आपके बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो इतना एलिमेंट को आपको याद रखना है कि ये आपके उभयधर्मी है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसे नोबेल धातु कहा जाता है? अब देखिए नोबेल धातु का मतलब क्या है? नोबेल मतलब कि आप कहते हैं ना नोबेल पुरुष है या नोबेल मैन है। नोबेल मतलब कि जेंटलमैन है।
यानी कि ये रिएक्ट नहीं करता है, अगर इसको 2 थप्पड़ मार भी दो तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो उसी तरीके से प्लेटिनम है। प्लेटिनम ऐसा एलिमेंट है या ऐसा आप कह सकते हैं धातु है, मेटल है, जो कि आप कह सकते हैं कि रिएक्ट जल्दी नहीं करता किसी से, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करता है, तो इस वजह से इसे प्लेटिनम को नोबेल धातु कहा जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आवर्त सारणी में अधिकतम और न्यूनतम गलनांक वाला तत्व, ठीक है। यहाँ पे तत्व पूछा है तो हम मेटल और नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि तत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा गलनांक किसका है, टंगस्टन का है, ठीक है, धातु की बात करें। और मरकरी धातु में ही सबसे कम गलनांक वाला है। और अगर अधातु की बात करें तो कार्बन सबसे ज़्यादा, अधातु की बात करें नॉन मेटल की, गलनांक वाला है, क्योंकि डायमंड आपको पता है कि इसका गलनांक कितना होता है, कितना हाई होता है। और हीलियम नॉन मेटल में सबसे कम गलनांक वाला तत्व है, ठीक है। तो इस तरह से आशा करते हैं आज जो मैंने आपको पीरियडिक टेबल से कुछ क्वेश्चन बताएं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और आपको याद भी हो गए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहले के ज़माने में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वैसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से चीज़ें को कवर अप करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।